Hello everyone, Assalamu alaikum. I am tutor Rahila Maksood and today we are going to continue with Kaplan Kit payroll section. The text and kit which I am using in making these videos, their links are available in the description box. Please go and check that. So let's start our MCQs number 188. We will firstly read the requirement. What was the employee's gross pay for the last week? Okay. Anish manufactures wooden pallets and employs people on a piece rate scheme of $2 per pallet made. Okay. If an employee produces more than 200 pallets in a week, an extra pallet over 200 at a rate of $3 per pallet. Okay. All employees have a guaranteed minimum weekly wage of 375. Last week, an employee produces 235 pallets. Okay. It's a very easy one. आपसे कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय जो है 200 से ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, तो हर एडिशनल यूनिट जो प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर जो है $3 उसको पीस रेट पे किया जाएगा। ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है 235। फर्स्ट 200 पे बेसिक रेट जाएगा, दैट इज $2, और एडिशनल यूनिट्स जो कि हमारे बनेंगे 35, 235 माइनस 200 35, वो जो है $3 पे किए जाएंगे। अब हम निकाल लेते हैं कि कितना पे होगा। 400, 105, सो टोटल हमारे पास आया 505। और मिनिमम वीकली वेज क्या है 375। हमारे पास जो भी वेज आएगी, अगर हमारे पास मिनिमम वीकली वेज अवेलेबल है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो मिनिमम होगी, दोनों में से मिनिमम जो बेस होगी ना, वो इंश्योर करना कि पे हो रही हो। 505 बनती है, 375 जो है मिनिमम वीकली वेज है। अगर इससे कम आंसर आ रहा होता, हमारा 275 आता, तो हम 375 को सिलेक्ट करते, लेकिन हमारा जो आंसर है वो ज्यादा आया है 375 से, मतलब कि जो मिनिमम वेज है, जो कम से कम उन्हें पे करनी चाहिए, वो पे हो रही है इसमें। तो 505 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये इम्प्लाइज को पेमेंट की जाएगी। जो इम्प्लॉय है अनीश। इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम इम्प्लॉय सैलरीज विल बी अकाउंटेड फॉर एज। ओके, इनकम टैक्स जो इम्प्लॉयज की सैलरीज में से डिडक्ट किया जाता है, वो इनकम टैक्स इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस शो हो रहा होता है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस शीट में आपके जो है एज अ लाइबिलिटी शो हो रहा होता है, क्योंकि वो आपने पे करना है, ये टैक्स पेएबल होता है। इनकम टैक्स का अकाउंट बनाते हैं, लाइबिलिटी नेचर का होता है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड कैरिड साइड पे आ रहा होता है। सो ये आपकी एक लाइबिलिटी और दूसरे साइड पर एक एक्सपेंस शो कर रहा होता है जो इस साल आपने पे करना है। ठीक है, सो इट्स अ लाइबिलिटी एज एन एक्सपेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। How often will a business usually remit income tax to the taxation authorities? Okay. कितना यूजली जो है इनकम टैक्स जो है टैक्सेशन अथॉरिटी को पे किया जाता है? यूजली इट्स पेड ऑन मंथली बेसिस, मंथली बेसिस पे निकाला जाता है। और मंथली बेसिस पे पे एज यू अर्न जो होती है आपकी एम्प्लॉय की जो सैलरी से कैलकुलेट की जाती है, और उसमें से पे एज यू अर्न, तो ये एम्प्लॉयज जो टैक्स पे करते हैं ना, सैलरी पीपल, उनका टैक्स होता है ये, वो कैलकुलेट किया जाता है और वो ये पे कर दिया जाता है। ओके, what does the labor cost charge in the profit and loss account for a business consist of? Okay, labor cost क्या चार्ज होगी? तो हमने ये लास्ट वीडियो में भी देखा था। आप कैसे करते हैं, आप ग्रॉस पे, ठीक है, प्लस एम्प्लॉयर की जो भी कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉयर की, ठीक है, टुवर्ड्स बेनिफिट्स हो गए, टुवर्ड्स इनकम टैक्स हो जाए, ये सारी चीजें जो है आपकी सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सारी चीजों को एम्प्लॉयर जो है एज अ एक्सपेंस ट्रीट करता है। ठीक है,
ग्रॉस पे जो उसने पे करनी है, और इसमें से इम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह की हो जाए, आपकी इनकम टैक्स की टुवर्ड्स हो जाए, या आपको कुछ बेनिफिट या बोनसेस मिलने हैं, उसके लिए एम्प्लॉयर्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो टोटल जो टोटल अमाउंट आएगी, ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप एज एन एक्सपेंस चार्ज की जाएगी। ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में आपको शो हो रही होगी। तो ग्रोस पे जस्ट नहीं होती, ग्रोस पे प्लस एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन होता है आपका। नेक्स्ट आगे भी बढ़ लेते हैं। ग्रोस में से इनकम टैक्स और एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन को माइनस करते हैं, एंड एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन नहीं, सब चीजों को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये एक्सपेंस कैसे नहीं बनेगा। हम इनकम टैक्स को पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन पे की जा रही है, सैलरीज में से डिडक्शन हो रही है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो हम उसको काउंट फॉर क्यों नहीं करें। ग्रोस पे लेस इनकम टैक्स एंड एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, ओके, प्लस एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन। इम्प्लॉय भी जो पे कर रहा है वो एज एन एक्सपेंस हमारे लिए ट्रीट होगा, जो इम्प्लॉय की इनकम टैक्स जो है वो भी हमारे लिए एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा, क्योंकि वो सैलरी में से डिडक्शन हो रही है। इम्प्लॉय अपनी पॉकेट में से नहीं दे रहा, ये सैलरी में से उसकी डिडक्शन हो रही है, और सैलरी अल्टीमेटली हम ही पे कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रोस पे माइनस इनकम टैक्स माइनस इम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, ये तो आ जाता है नेट पे। ठीक है, ये तो हम कैलकुलेट करते हैं इम्प्लॉय को आपने देना कितना है। तो आप ग्रोस लेकिन जब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, जब इंप्लॉयर देखेगा कि मुझे टोटल एक्सपेंस कितना फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए आप ग्रोस पे में इंप्लॉयर ने जो जो कंट्रीब्यूशंस की हैं वो सब ऐड हो जाएंगी, और आपके पास जो अमाउंट आएगी वो टोटल कॉस्ट बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में जाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 92, व्हाट विल बी द ग्रोस पे ऑन ईच ऑफ हर pay slips. Okay, Sophie's annual salary is 15,000. She is paid 4 weekly and is allowed 8 weeks annual leave. Okay, अच्छा, सोफी को एनुअल सैलरी है 15,000, ठीक है। 4 वीकली वो से पे किया, वो पे करती है, हर 4 वीक्स के बाद जो है वो सोफी को उसकी सैलरी मिलती है, तो आपने बतानी है उसकी हर पे स्लिप पे, अब मिलती कब है, हर 4 वीक्स के बाद, हर पे स्लिप्स पे कितनी अमाउंट आएगी, कितना उसको पे किया जा रहा होगा। सो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 वीकली मेंशन है, तो टोटल 4 को हम ऊपर रखेंगे और 52 को हम नीचे रखेंगे। 52 टोटल वीक्स होते हैं इन अ ईयर इस 52, सो आप 52 को आप नीचे लिखेंगे, और जो अमाउंट आएगी वो हमारी पर पे स्लिप की आ जाएगी, एक मंथ में जितनी आप पेमेंट करते हैं, 1153.85, so it's option D. What was Trevor gross pay for the gross pay be that week? Okay, okay, पर वीक की आपने जो है ट्रेवर की ग्रोस पे निकाली है। ट्रेवर बेसिक वर्किंग वीक इज 40 hours, okay, and his basic rate of pay is $7 per hour, okay. Overtime is paid at the rate of time and a half, 1.5 पे पे हो रहा है। In a given week, Trevor works 46 hours. Very simple one. Basic 40 hours वो काम करता है, ठीक है, और वो $7 पे किया जाता है। ओवर टाइम के लिए बता रहे हैं, टाइम एंड हाफ की पेमेंट होगी, तो टाइम एंड हाफ के लिए लेटेस्ट रेट निकालते हैं हम। $7 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 10.50। सो 10.50 आपका ओवर टाइम का रेट आ गया, ठीक है। अब आवर्स निकालने हैं, टोटल आवर्स वो काम करता है 46 आवर्स, 46 आवर्स वो काम करता है, जिसमें से बेसिक है 40, तो 6 वुड बी द एडिशनल और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारे पास। तो अब हम इनका टोटल निकाल लेते हैं, 280, 63 एंड ग्रैंड टोटल इज 343। सो 343 जो है पर वीक का इसका होगा ग्रोस पे। नेक्स्ट है डैनी इज अ सेल्समैन सेलिंग मेडिकल इक्विपमेंट, ओके। व्हाट कमीशन वाज पेड टू डैनी, ओके, हमने जुलाई के मंथ की कमीशन कैलकुलेट करनी है। ही रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ ऑल सेल्स प्लस
0.5% of sales of individual items over 20,000 each. Okay, 2% पूरी सारी की सारी सेल्स के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी। अच्छा ठीक है, 0.5% ये सेकंड बता रहे हैं। इंडिविजुअल आइटम्स ओवर 20,000, अगर 20,000 ईच से कोई एक यूनिट 20,000 से ज्यादा का सेल हो रहा है तो उसके ऊपर 0.5% कैलकुलेट की जाएगी। एंड अ फर्दर 1% ऑन सेल्स एक्सीडिंग 70,000, अगर आपने 70,000 से ज्यादा की सेल्स कर ली है तो जितनी एडिशनल सेल्स है एक्सीडिंग, एडिशनल सेल्स होंगी 70,000 से ज्यादा, उस पर 1% की कमीशन होगी। ड्यूरिंग जुलाई Danny sales totaling 90,000. Okay, 90,000 की उसकी sales है, including two large machinery with a selling price of 18,000 and 22,000. दो large machine भी उसने sales किया जो 18,000 की है, 22,000 की है। अच्छा, इसमें कह रहा था 20,000 जो है, अगर 20,000 से एक्सीडिंग कोई आइटम उसने सेल किया तो उसके ऊपर 0.5% की कमीशन होगी। सो इस वाले के ऊपर कमीशन मिलेगी, 22,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर नहीं मिलेगी। तो अब कैलकुलेट करते हैं कमीशन इसकी। सो फर्स्ट है 2% ऑफ ऑल सेल्स। सेल्स कितनी है हमारे पास? 90,000। ओके, सेकंड कह रहा है 0.5% ऑफ सेल्स इंडिविजुअल आइटम्स ओवर 20,000। सो 0.5% ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स कितनी की है? 22,000 वाले पे, 22,000 वाले पे आपको 0.5% की कमीशन मिलेगी, 18,000 पे नहीं मिलेगी। एंड अ फर्दर 1%, ओके, ऑन सेल्स एक्सीडिंग 70,000। तो सेल्स हुई कितनी है? 90,000 की। तो 90,000 माइनस 70,000, 20,000। सो 20,000 आ गया आपका, 90 माइनस 70 किया तो आपके पास आ गया 20,000। इसके ऊपर एक कमीशन होगी आपकी। कैलकुलेट कर लेते हैं। टू डबल वन जीरो। ओके, last week Tomic worked 44 hours but was his gross pay for that week. Okay, Tomic basic working week is 38 hours। 38 आवर्स तो जो है टोमी काम करता है। बेसिक रेट है आपका 7.50 पर आवर का, ठीक है, ये आ जाएगी बेसिक। ओवर टाइम इज 125% ऑफ द नॉर्मल वर्किंग वीक। सो ओवर टाइम रेट निकालने के लिए आप करेंगे 7.50 जो उसका बेस रेट है उसको 125% से मल्टीप्लाई करें, या सीधा 1.25 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 125% हो जाता है, ठीक है। डिवाइड करेंगे 100 पे तो 1.25 आ जाता है आपके पास। तो 7.50 मल्टीप्लाई बाय 1.25 इज इक्वल टू, जी तो आपके पास आ गया 9.375। सो 9.375 ये है ओवर टाइम का रेट आपका, ठीक है। और 44 आवर इसने काम किए हैं टोटल। तो बैलेंसिंग फिगर अगर हम निकालें तो आपके पास आ जाएगी 6 आवर्स। ये बेसिक हो गया, ये ओवर टाइम हो गया। अब टोटल करते हैं हम, 285, 56.25। तो टोटल इज 34.25, 34.25। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Which of the following is not a payroll function? Okay, calculation note. Calculation of gross pay. Yes, this is a function of payroll department. Notification of holiday entitlement. No, this is not a function of payroll department. Calculation of tax. Yes. Calculation gross pay slips. Yes. So B is the correct option.
पेरोल जो होता है पे कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करता है, हॉलीडे इंटाइटलमेंट होनी चाहिए और उसकी नोटिफिकेशन करना, ये पेरोल का काम नहीं है, ठीक है। ग्रोस पे कैलकुलेट करना, डिडक्शन कैलकुलेट करना, ग्रोस पे में से पे स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब कुछ पेरोल डिपार्टमेंट का काम है। By which of the following would it be unlikely to analyze the payroll? पेरोल को एनालाइज करने के लिए कौन सी अनलाइकली चीज है जो यूज की जाती है? जियोग्राफिकल एरिया, डिपार्टमेंट, होम एड्रेस, फैक्ट्री। ओके, होम एड्रेस इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? जब पेरोल को आप एनालाइज कर रहे होते हैं किस एम्प्लॉय को कितना पे करना चाहिए, उसके लिए आप जियोग्राफिकल देखते हैं रीजन। आप देखते हैं कि ये एम्प्लॉय किस बैकग्राउंड से है, किस कंट्री से बिलोंग करता है। अगर उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं तो इसको हमें अच्छा पे स्केल ऑफर करना पड़ेगा। अगर उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है तो हम उसको कम भी ऑफर कर लेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो जियोग्राफिकल एरिया जो है कुछ हद तक हमारी पे कैलकुलेशन का पार्ट बन जाता है। डिपार्टमेंट जी किस डिपार्टमेंट में काम करता है उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली इसका क्या रैंक है उसके मुताबिक उसको पे किया जाएगा। फैक्ट्री में काम करता है या मैनेजमेंट एरिया में काम कर रहा है, ये सारी चीजें भी आप देखते हैं। होम एड्रेस, उसका होम एड्रेस जो है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है। होम एड्रेस आप नहीं देखते पेरोल एनालाइज करने के लिए। Which of the following is not used to authorize pay? Okay. जो यूज नहीं होगी, काउंटर साइन टाइम शीट से यूज होती हैं पे अथोराइज करने के लिए। आपकी टाइम शीट किसी और ने काउंटर साइन की है। जॉब कार्ड्स कंफर्म बाय मैनेजर, आपके सुपीरियर्स ने मैनेजर्स ने कंफर्म किया है आपके जॉब कार्ड्स को अथोराइज किया है, ये भी यूज होगा। सेल्फ सर्टिफाइड वर्कशीट, सेल्फ सर्टिफाइड आप खुद ही सर्टिफाइड नहीं कर सकते अपनी वर्कशीट्स को पे अथोराइजेशन के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं यूज होगा डॉक्यूमेंट। वीकली टाइम शीट साइन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने अप्रूव किया है आपकी वीकली टाइम शीट्स को, तो ये भी पे अथोराइजेशन के लिए यूज हो सकती है। नेक्स्ट है सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। An employee believes that he has been underpaid. How can a payroll staff check this? Okay. एक एम्प्लॉय को लग रहा है कि उसे कम पेमेंट की जा रही है, पेरोल स्टाफ कैसे चेक करेगा? by asking the taxation authority, by looking at the pay slips provided, by asking the employees manager, and by looking through the payroll documentation. इसमें से जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जो ज्यादा कह ले अच्छा आंसर है वो है डी। वाई? बिकॉज पेरोल डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर बातें बताई होती है, इस एम्प्लॉय की ग्रॉस पे क्या है, इस एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्शंस क्या होनी है, इस एम्प्लॉय का रैंक क्या है, इस एम्प्लॉय के इंक्रीमेंट्स क्या होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स इसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज उसको लगता है कि अंडर पेमेंट है तो उसकी ग्रॉस पे में जाके वो डिडक्शन एंड ऑल दैट थिंग्स उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा, क्या ये वाकई एम्प्लॉय अंडर पे किया जा रहा है, क्या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं, क्या इसका रैंक तो नहीं रॉन्ग एलोकेट किया हुआ है, ये चीजें देख सकते हैं पेरोल डॉक्यूमेंटेशन से। Which of the following account is not used in the payroll function? Bank, drawings, pension, wages and salaries expense. Okay, so drawings is the correct option. पेरोल के फंक्शन में बैंक भी यूज हो रहा होता है, बैंक अकाउंट भी यूज हो रहा होता है जब आप पेरोल की एंट्रीज पास कर रहे होते हैं। पेंशन डेफिनेटली यूज हो रही होती है, पेंशन पे करनी होती है आपने। तो वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट, वेजेस सैलरीज कंट्रोल अकाउंट, ये सब यूज हो रहे होते हैं। ड्राइंग्स का अकाउंट जो है वो पेरोल में नहीं यूज होता। ड्राइंग्स वो पैसे हैं जो ऑनर्स जो होते हैं वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करते हैं, सो इसका इम्प्लॉइज की सैलरीज के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक। सो दैट्स ऑल। अच्छा, पेरोल का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल अकाउंट, बैंक रिकंसिलिएशन, इनिशियल ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन एमसीक्यूज को एक दफा आप खुद भी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए और आप कोई भी मिस्टेक ना कर सके छोटी सी भी। दैट्स ऑल। ओके, that's all for today. Take care. Have a nice time. Allah Hafiz.